सक्सेस स्पीक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता। सक्सेस स्पीक्स में हम बुलाते हैं कुछ कामयाब लोगों को, वैसे कामयाब लोग जो कि देश के सबसे बड़े और सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम में सफलता हासिल करते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं 2015 के यूपीएससी के टॉपर में सेकंड रैंक हासिल करने वाले अतहर आमिर। आमिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। जाने माने एक्सपर्ट ए.के. मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, जो कि हमें देंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और देश के कोने कोने से आए कुछ आईएएस एस्पिरेंट्स भी हमारे साथ होंगे इस शो में, जो कि जानेंगे कि क्या कुछ होता है इस तैयारी में खास और कैसे वो भी टॉपर बन सकते हैं और आईएएस बन सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हमारे इस शो की शुरुआत करते हैं और अतहर आमिर जी से हम जानते हैं कि उनकी सफलता का मूल मंत्र क्या रहा, किसने उनका सहयोग किया और किस तरीके से उन्होंने इसके लिए तैयारी की। आमिर जी, मुझे लगता है सफलता का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो हार्ड वर्क है, मेहनत है। और हर किसी कामयाबी के पीछे मेहनत होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मुझे लगता है जो मेरी फैमिली का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट, उनका प्यार, दैट हैज़ बीन बिग सपोर्ट एंड बिग मॉरल फोर्स फॉर मी। मेरे घर में मेरे दादाजी, माय ग्रैंडफादर, ही हैज़ बीन अ बिग इंस्पिरेशन टू मी। वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमेशा पढ़ाई के प्रति जितना जज्बा, जितना पैशन उनके यहाँ मैंने देखा है वो कहीं नहीं देखा है। तो उनकी मेहनत को देखकर भी काफ़ी मोटिवेट हुआ हूँ और वो भी मेरे लिए बहुत बहुत बड़े एनकरेजमेंट और बहुत बड़े सपोर्ट की तरह रहे हैं। हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे, आप अतहर से वो जानने की कोशिश कीजिए, वो टिप्स निकालने की कोशिश कीजिए कि उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सके, इनके लाइफ से इंस्पायर हो सके। अतहर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि ऑल इंडिया में लाखों लोगों के बीच में निकल करके आपने टॉपर में सेकंड टॉपर अब बने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2015 में। और इसके पीछे नेचुरली बहुत लोगों का हाथ रहा होगा, तभी आपने एक दादाजी का नाम लिया। इसके अलावा घर में माँ बाप जो हैं उनका कैसा रोल रहा? माँ बाप का भी बहुत ही अहम रोल रहा है, मेरे पापा का, मेरी मम्मी का, कई सारे एस्पेक्ट्स में। मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने अपने माँ बाप से, उनके वसादत से जो मुझे मिली है, वो मिली है फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी। आई मीन दे नेवर इम्पोज एनीथिंग ऑन मी। सो जो भी करियर पाथ, जो भी चीज़ें मैं करना चाहता था, दे ऑलवेज सेड ओके, यू वांट टू डू इट, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। तो उन्होंने हमेशा मेरे, दे वर माई बेस्ट फ्रेंड्स। इनफैक्ट माई डैड इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सो एक दोस्त की तरह हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा मुझे एनकरेज किया। और वो एनकरेजमेंट और वो सपोर्ट, दैट हैज़ बीन बिग बिग। मेरे पापा वो लेक्चरर हैं, अभी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। वो अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। और मम्मी, शी इज़ हाउस वाइफ। आप ऑलरेडी एक इंजीनियर हैं, हिमाचल के एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की आपने। आपके बहुत हाई सैलरी पैकेज मिल सकता था, बेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स और अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आपको मौका मिल सकता था। उसको छोड़ करके अपने आईएएस की नौकरी क्यों चुनी? इसके पीछे मैंने एक्चुअली इंजीनियरिंग के दौरान ही काफ़ी ज़्यादा सोचा इस चीज़ के बारे में कि मैं कौन सा करियर पाथ या किस सेक्टर में काम करना चाहता हूँ। तो व्हाट आई केम टू कंक्लूड इज़ दैट सिविल सर्विस ऐसा एक हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें काफ़ी डाइवर्स तरह का काम करने को मिलता है। आप खाली से मोबिलिटी में नहीं, खाली आप एजुकेशन में, आप हेल्थ सेक्टर में, आप स्किल डेवलपमेंट में, आप कई सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, फील्ड्स में काम कर सकते हैं। लॉट ऑफ डायनेमिज्म इन द करियर। इसके साथ साथ जो इम्पैक्ट है आपके काम का एज ए सिविल सर्वेंट, दैट इज़ रिमार्केबल। आपका हर डिसीजन, आपका हर एक्शन हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को बदल सकता है, उनको इफ़ेक्ट करता है। चूँकि आपने अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही शुरू कर दी थी। नॉर्मली बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कैंडिडेट्स के मन में कि कब शुरू करना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। तो इस बारे में व्हाट विल बी योर वर्ड्स कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, आफ्टर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन से पहले कैंडिडेट को तैयार हो जाना चाहिए? आई थिंक राइट टाइम तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कौन सा राइट टाइम है, क्योंकि जिस टाइम पे मन बने, अगर वो वहीं से अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा देन ही कैन क्लियर इट। बट जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं उतना बेटर है आपके लिए, क्योंकि जो यूपीएससी का जो चाहे एग्ज़ाम का जो सिलेबस है या जितनी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं काफ़ी वास्ट है।
तो इस वास्ट चीज़ों को आपको धीरे धीरे आराम से, स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज एरियाज. सो इट टेक्स टाइम एंड इट नीड्स ऑल्सो योर पेशेंस. सो अगर आप जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली यू विल हैव एन एज. टाइम का जो मैनेजमेंट है वो कैसे करें जिससे कि कम से कम समय में वो अपने सब्जेक्ट्स का चुनाव कर लें और उस सिलेक्शन को आगे लेकर के वो सफलता हासिल करें? टाइम मैनेजमेंट के लिए जो हम टाइम टेबल बनाते हैं, जो हम स्टडी प्लान्स बनाते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और इस यहाँ पे मैं आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई कि जो टाइम टेबल बनाएं, दे शुड बी वेरी रियलिस्टिक टाइम टेबल्स. कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे टाइम टेबल बनाते हैं कि हम 2 दिन में एक किताब ख़त्म करेंगे, 1 महीने में मैं पूरा ऑप्शनल कंप्लीट करूँगा. इट डजंट हैपन दैट वे. आपको जितना रियलिस्टिकली आप वैसे टारगेट सेट कीजिए कि मैं 1 हफ्ते में इतना कंप्लीट करूँगा, मैं 1 महीने में इतना कंप्लीट करूँगा, मैं 6 महीने में इतना कंप्लीट करूँगा, मैं पीरियोडिकली ये टेस्ट लिखूँगा, मैं पीरियोडिकली अपने आप को इस तरह से इवैल्यूएट करूँगा. सो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए अपनी टाइम टेबल में. सो वो टाइम टेबल शुड बी रियलिस्टिक. इसके साथ साथ देयर शुड बी सम स्ट्रैटेजी, सम प्लान दैट यू आर फॉलोइंग कि आप किस तरह से डिफरेंट जो पोर्शंस है आपके जो सिलेबस के, आपके एग्जाम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, हाउ यू विल कंप्लीट देम, हाउ यू विल प्रिपेयर देम. Have a proper strategy, then use proper timetables. Those should be realistic, and then follow them rigorously. क्योंकि मुझे लगता है ये एग्जाम इन्फॉर्मेशन का कम है. इट्स मोर अबाउट एटीट्यूड एंड योर परसिवरेंस. और जब परसिवरेंस की बात आती है तो आपका कंसिस्टेंसी, आपका लगातार मेहनत करना बहुत ज़रूरी है. सर इसमें चूक कहाँ होती है, आपको क्या लगता है? नॉर्मली जैसा कि अथर ने बताया कि एक जो है ना इम्प्रैक्टिकल ढंग से टाइम को बनाना, कुछ ऐसा शेड्यूल बनाना जो पूरा ही नहीं कर सकता कैंडिडेट. बहुत एम्बिशियस प्लान बना लेते हैं कि चलो आज हम 18 घंटे पढ़ेंगे. पता चला कि 18 घंटे के बाद उनकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है, अगले दिन पूरे दिन सो रहे हैं, कई दिन तक पढ़ाई नहीं किया, फिर उस अब नॉर्मल ढंग. तो देयर इज अ नीड ऑफ कंसिस्टेंसी. जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप टेकन. कि हाउ यू बिगिन, छोटे छोटे कदम करके, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के इंसान उसको पाता है. लेकिन यहाँ हम अथर से एक स्पेशली इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहेंगे. स्ट्रेस इज़ ए वेरी बिग फैक्टर, जो कि काफ़ी एक्सटेंसिव सिलेबस हो जाता है और प्रिपरेशन के दौरान में लगभग जो है 1.5 साल का पीरियड तो कम से कम किसी कैंडिडेट को चाहिए जहाँ से प्री की तैयारी शुरू करने के लिए मेंस में. तो इसमें एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड एंड मेंटेन स्ट्रेस. तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे पर्सनली ये लगता है अगर हम चीज़ें बैलेंस तरीके से लेके चलें तो हम इन जो भी हमारे छोटे मोटे चैलेंजेस हों, चाहे वो डीमोटिवेशन के हों या सेल्फ डाउट्स के हों, वी कैन ओवरकम देम इजीली. मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ऐसा ना हो कि आप पूरा दिन खाली पढ़ने में लगाएं और बस थोड़ा सा टाइम आपने सोने के लिए निकाला. आपकी लाइफ काफ़ी इम्बैलेंस हो जाती है. यू बिकम स्ट्रेस्ड आउट वेरी इजीली. आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है. तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स फिर खड़ा होना शुरू हो जाती हैं. सो इट इज़ बेटर लाइक आप एक बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल की तरह लेके चलें. आप टाइम के, आप पढ़ाई के लिए अगर 10 घंटे या 8 घंटे निकाल रखते हैं तो उनमें आप पढ़ाई कीजिए, फोकस पढ़ाई कीजिए. इसके साथ साथ जो आपका सोशलाइजेशन है, जो आपका फ्रेंड्स के साथ है, जो आपका फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, जो आपका खाने पीने के लिए, बाहर जाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम है, हाँ उनमें. और हॉबीज़, अगर आप हॉबीज़ को डेवलप करते हैं इस पूरे प्रोसेस में, तो इससे आपका एक कंप्लीट, एक हॉलिस्टिकली आप प्रिपेयर होते हैं एग्जाम के लिए. आप स्ट्रेस आउट नहीं फील होते हैं. अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ के बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, तो जब अगर आप थोड़ा सा अपनी हॉबी को परस्यू करते हैं या थोड़ी देर आप दोस्तों के साथ बात करने लग गए, थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड किया, तो यस आप री एनर्जाइज हो जाते हैं. तो मुझे लगता है हमें इस स्पिरिट में इसको लेके जाना चाहिए. हॉबी के लिए आपने बात की, आपकी क्या हॉबी है? जिस तरह से हमने पढ़ा कि ट्रैकिंग भी उसमें शामिल है, राइटिंग भी है, तो क्या लिखते हैं और ट्रैकिंग कब करते हैं, कितना टाइम निकालते हैं? मैं लिखता हूँ, आई राइट पोइट्री, बाकी कुछ प्रोज वगैरह भी लिखने की कोशिश करता हूँ. पढ़ता हूँ कुछ अलग बुक्स, चाहे नॉवेल्स हों, स्टोरी बुक्स वगैरह हों, वो भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ. इसके साथ साथ हाँ, जब भी मौका मिलता है ट्रैकिंग पे जाता हूँ, क्योंकि कश्मीर से हैं तो वहाँ पे भी ट्रैकिंग का बोलबाला वैसे ही है. तो कॉलेज में भी हिमाचल में थे तो वहाँ पे भी ट्रैकिंग का ये था, तो अभी भी ट्रैकिंग का काफ़ी शौक़ है. इसके साथ साथ मुझे लगता है मैं बाहर घूमता भी बहुत काफ़ी हूँ. चाहे फिल्में देखना हो तो फिल्में देखता हूँ, चाहे सिनेमा में नई आई हो, गाने सुनना, इन सब चीज़ों में लाइक आई स्पेंड डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर दैट एज वेल. तो अतहर आमिर जी हमारे साथ हैं और ए.के. मिश्रा सर भी हमारे साथ हैं और लगातार ये डिस्कशन जारी है कि किस तरह के टिप्स आपको ज़रूरी है अगर आप भी यूपीएससी टॉपर बनना चाहते हैं. बने रहिए हमारे साथ.
होंगे कुछ क्विक टिप्स और बहुत सारी जानकारी सिविल सेवा परीक्षा के बारे में। हमारे खास कार्यक्रम सक्सेस स्पीक्स में हर मंगलवार सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं सक्सेस स्पीक्स। हमारे साथ अदर जी हैं, उनसे फिर से बातचीत की शुरुआत करते हैं। अदर, बेसिकली जो बिगिनर्स हैं, खास करके जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उनको ये बताना ज़रूरी है कि कहाँ से स्टार्ट करें। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे लगता है एग्ज़ाम को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है कि आप सबसे पहले अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, आपकी नोटिफिकेशन देखिए, सिलेबस देखिए, इसको देखिए कि क्या है। जैसे 3 स्टेज है हमारा, प्री का स्टेज होता है, मेन का स्टेज होता है, एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो हर किसी स्टेज का एक अपना अपना सिग्निफिकेंस है, इसका एक अपना अपना एरिया है जो ये टेस्ट करना चाहता है। तो ट्राई टू नो the different stages of the examination very well first। पहले एग्ज़ाम को अच्छे से जानिए, फिर उसके बाद ये देखने की कोशिश कीजिए कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे प्रीलिम्स में हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह, पॉलिटी, जो चीज़ें हैं। हाँ, मेंस में 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर्स हैं कि पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है। एक बार अपना जो रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम को, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने एक बार रिक्वायरमेंट अच्छे से जान ली तो हमारी जो प्रिपरेशन है दैट बिकम्स वेरी फोकस्ड, बिकॉज वी आर नोइंग व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर। सो मुझे लगता है प्रिपरेशन से पहले एग्ज़ाम को अच्छे से जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को समझना, पिछले साल के क्वेश्चन को जानना। लेकिन जो बेसिक रीडिंग जिसको कहते हैं, फंडामेंटल रीडिंग, हर कोई जो यही सजेशन देता है, हम एज एन एक्सपर्ट भी यही बता रहे होते हैं, स्टार्ट विद फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स। जी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स का जो लैंग्वेज है काफ़ी ल्यूसिड है, काफ़ी सिंपल है। तो चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इवन पॉलिटी या इकॉनमी हो, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो आपकी क्लियर हो जाते हैं एनसीईआरटी से। तो मैं भी ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बेसिक एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट कीजिए। जब एक बार वो आपका होगी, वो आपने कंप्लीट करी, देन यू कैन स्विच टू सम अदर स्टैंडर्ड बुक्स या जो काफ़ी जो बाकी बुक्स हैं जो जनरली पढ़ी जाती हैं। अदर, इसमें से खास करके हम लोग जब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, वो एक बड़ा ही डाइसी सिचुएशन होता है। आपका तो खैर दोनों बार सिलेक्शन हुआ, आपने पहले अटेम्प्ट में ही आपने IRTS ले लिया, और उसके बाद आप ट्रेनिंग के दौरान ही आपने तैयारी शुरू की। आपके साथ आपके रूममेट जो है पुलकित गर्ग, उनको भी ऑल इंडिया 27 रैंक मिल चुका है। तो आप सब ने जो मिलके भी तैयारी की, जिसमें दोनों बार प्री आपने क्वालिफाई की, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि श्योर शॉट जिसको कहते हैं कि प्री में सिलेक्शन हो ही हो, तो उसके लिए किसी कैंडिडेट को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहली चीज़, आप जो भी प्री का सिलेबस है उसमें से चीज़ें स्किप ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने जो चीज़ छोड़ दी है उसमें से बड़े इजी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं। नंबर 1। नंबर 2, कुछ एरियाज़ हैं जैसे अभी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, जिसमें से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर आप कुछ पिछले 2-3 सालों के पेपर एनालाइज करें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, आपको खुद भी पता चल जाएगा कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें शायद अभी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और एक चीज़ जो रिविजन है, रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स। कि जो रिवीजन है, आप जो पढ़ते हैं उसको पीरियोडिकली रिवाइज भी कीजिए। ऐसा ना हो कि आप आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाली बात हो। हाँ, तो जो रिवीजन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ। और मुझे पर्सनली ये भी लगा कि अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें प्रीलिम्स जो के रिलेटेड, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, अगर हम चाहे हिस्ट्री में हो, ज्योग्राफी में हो, इकोनॉमिक्स में हो, करंट अफेयर्स रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करें तो हमारी एक्यूरेसी बेटर हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो क्वेश्चन में है तो 2 ऑप्शन हम लोग चाहे एलिमिनेट या 2 ऑप्शन के बारे में हमें पता है, लेकिन जो लास्ट में 2 ऑप्शन हमारे पास बच जाता है। तो हाउ टू इंक्रीज आवर एक्यूरेसी देयर, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की तो उसमें एक्यूरेसी में काफ़ी हेल्प हो जाती है। बेसिकली एक तो रिटेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो नेचुरली जैसा आपने कहा, रिवीजन एक बहुत मैटर उसमें रखता है। एंड फिर क्या रेलेवेंट और क्या रेलेवेंट नहीं है, इसको भी आइडेंटिफाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लेवल पे रहता है। एंड देन द थर्ड थिंग विच यू सेड इज़ कि एक्यूरेसी का हाउ फास्ट एक वन कैन सॉल्व। तो उसके लिए मेरे ख्याल से सीरीज ऑफ टेस्ट सीरीज यदि कोई कैंडिडेट अटेम्प्ट लेता और बार बार अपनी टाइम को चेक करता हो, दैट विल वर्क वेरी वेल। अब इस स्टेज का जो सबसे फाइनल स्टेज है तीनों स्टेज में इस एग्जाम का, वो इंटरव्यू में आपके हिसाब से यूपीएससी क्या देखना चाहती है? एक तो इट्स ए पर्सनालिटी टेस्ट और एक पर्सनालिटी मल्टी डिमेंशनल होती है।
इसमें चाहे चाहे आपकी नॉलेज वाला थोड़ा सा एस्पेक्ट होता है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी जो ओपिनियंस हैं, आपका जो देखने का नज़रिया है, आपका जो सोशल इश्यूज़, हमारे सोशल प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ें भी देखी जाती हैं। आपकी जो जैसे हॉबीज़ हैं, आपकी जो लाइकिंग्स हैं, इंटरेस्ट्स हैं, उनसे भी आपकी जो पर्सनैलिटी में का उसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाती है। तो जनरली ये होता है कि जो आपके पास पैनल होता है, काफ़ी इट्स अ वेरी एक्सपीरियंस पैनल होता है, आपको क्वेश्चंस अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग चीज़ों के बारे में आपसे पूछता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनकी शायद हमें जवाब नहीं आते हैं, तो फिर उस आप सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं, ऐसी चीज़ें भी कैसे रिएक्ट करते हैं, ये भी इसमें मैटर करता है। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन का जवाब कैंडिडेट को आता हो, लेकिन जिस कैंडिडेट का जिसमें जवाब नहीं आता हो उस सिचुएशन को कैसे फेस करता है। जैसे मैं भी कैंडिडेट को बता रहा होता हूँ कि आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में भी होंगे तो हर चीज़ का सोल्यूशन येस में नहीं होगा आपके पास, बहुत चीज़ का सोल्यूशन आपके पास होगा ही नहीं, बट उसमें आप रिएक्ट कैसे करते हो, रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, कॉन्फिडेंस लेवल आप बना के कैसे रखते हो, कहीं ऐसा नहीं कि आप कन्फ्यूज हो रहे हैं, राइट। तो ये यूपीएससी भी देखना चाहती है कि जानते हो सकता है आप जवाब ना दे सकें, बट हाउ डू यू रिस्पॉन्ड दैट वे। इसकी जो तैयारी खास करके इंटरव्यू की तैयारी, चूँकि इसके मार्क्स का बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है कैंडिडेट को, इसके मार्क्स पे या तो सिलेक्शन डिपेंड करता है या टोटल रैंक ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपके भी मार्क्स काफ़ी इंटरव्यू में आए, तो इसकी तैयारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तैयारी मुझे लगता है जब हम फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो इंटरव्यू की भी इसके साथ खुद ही प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। शायद हम लोग बचपन से ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चाहे हमारी वो कम्युनिकेशन स्किल्स हों या हमारी जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की होती हैं, दे ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन। सो जब हम प्रीलिम्स हो या मेन एग्जामिनेशन के लिए चीज़ें पढ़ते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स की हों या बाकी चीज़ पोर्शंस की हों, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। इसके साथ साथ जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप बायोडाटा देते हैं, जिसमें आपका कहाँ रहते हैं, किस गांव में रहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका, क्या इंटरेस्ट्स हैं आपके, क्या अचीवमेंट्स हैं चाहे आपके कॉलेज में, क्या स्कूल में, वो सब भी उन सब के बारे में भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जो हॉबीज़ या इंटरेस्ट्स का जो पोर्शन है, दैट्स वन ऑफ द फेवरेट एरियाज इन विच यूपीएससी पैनल्स जो बोर्ड से क्वेश्चन सवाल पूछे गए जो कि आप हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे। कई सारे क्वेश्चंस इस बारे में पूछे गए। जैसे मैंने क्रिकेट लिखा हुआ था अपने गेम्स में, तो एक दिन पहले इंडिया का मैच था, तो इंडिया हार चुकी थी वो मैच, तो पूछा गया कि अगर आप कैप्टन होते इंडियन क्रिकेट टीम के, तो आप क्या क्या चेंजेस उस अपनी टीम में या अपने जो भी बैटिंग ऑर्डर है उसमें क्या क्या चेंजेस लेके आ सकते थे। इसी तरह से ट्रैकिंग के बारे में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए कि कहाँ कहाँ ट्रैकिंग की, और इंसिडेंटली ऐसा हुआ था कि जहाँ मैंने ट्रैकिंग की थी, एक दो पैनलिस्ट थे जिन्होंने वहाँ पे जाके ट्रैकिंग की थी, तो उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस भी शेयर की और मुझे उस जगह के बारे में कुछ और चीज़ें भी पूछी। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। तो सक्सेस स्पीक्स में आगे भी कुछ यूजफुल बातें होंगी, आपके लिए होंगे कुछ खास टिप्स। बने रहिए हमारे साथ, जल्द वापसी होगी। मिलिए सिविल सेवा परीक्षा के सफल परीक्षार्थियों से और जानें उनकी सफलता के राज सक्सेस स्पीक्स के साथ। हर मंगलवार सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं सक्सेस स्पीक्स। हमारे साथ देश के कोने कोने से आए कुछ आईएएस एस्पिरेंट्स हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो क्या जानना चाहते हैं, अपनी तैयारी के बारे में क्या सवाल हैं उनके मन में। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि एज ए एस्पिरेंट सभी के साथ एक सेम प्रॉब्लम होती है कि हम अपनी स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। कोई कहता है कि आपको ये बुक्स कलेक्ट करनी चाहिए, आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, आपको ये कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? हाँ, ये बेशक बहुत अहम सवाल है। काफ़ी कठिनाई आती है इस चीज़ में कि कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन सी बुक्स नहीं पढ़ें। एक चीज़ तो ये भी है कि जैसे आप कई सारे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनकी बातें, उनके इंटरव्यूज़ पढ़ते हैं, वो भी आपसे कई सारी चीज़ें शेयर कर लेते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बुक्स पढ़ी होती हैं। एक तो थोड़ा सा हेल्प वहाँ से भी ले सकते हैं। दूसरा, खुद भी थोड़ा सा इंसान को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो
हो कि किसी ने आपको कहा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है वहीं चले जाइए, आप खुद भी थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए कि कैसा है, या जो बुक्स हैं ये बुक पढ़ लीजिए, ये मत पढ़ लीजिए, थोड़ा सा भी अगर थोड़ी सी उस बुक को थोड़ा देखा जाए, थोड़ा सा पढ़ा जाए, तो उससे भी एक ब्रीफ आइडिया लग जाता है कि ये मेरे लिए फ़ायदे के काम की है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मानो किसी सब्जेक्ट के लिए 2 बुक्स हैं जो पढ़ी जाती हैं, तो आपको किसी ने कहा कि ये बुक पढ़नी है, दूसरे ने कहा ये वाली बुक पढ़नी है, आप ये कर सकते हैं दोनों में से थोड़ा सा आपने पढ़ लिया, कुछ चैप्टर पढ़ लिए, तो जो जिसमें आपकी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको ज़्यादा ईजीली समझ आता है, आप उस बुक को पढ़ लीजिए। तो थोड़ा सा अपना एक्सप्लोर वाला पोर्शन है, यू ऑल्सो एक्सप्लोर अ बिट। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरा बैकग्राउंड साइंस से 10th 12th और BSc साइंस है, तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट काफ़ी वीक हैं, तो उनकी तैयारी कैसे करें? इनकी तैयारी जो भी सब्जेक्ट में जिसमें भी आपको कमज़ोरी लगती है, सिंपल तरीका है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट को वहाँ से स्टार्ट कीजिए। जैसे हमने अभी अपने डिस्कशन में भी इकोनॉमिक्स का जिक्र किया, अगर इकोनॉमिक्स में आपको प्रॉब्लम है तो आप जो बेसिक NCERT बुक्स हैं जिसमें आपको सिंपल माइक्रो इकोनॉमिक्स की चीज़ें, मैक्रो इकोनॉमिक्स की चीज़ें, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वहाँ से जो चीज़ें स्टार्ट होती हैं, वहाँ से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए, तो आपको बेटर लगेगा, ईजी हो जाएगा उससे। सर, जैसा अभी हमें सर ने बताया कि हमारे जो वीक सब्जेक्ट होते हैं उनमें हम स्टेप टू स्टेप बेस से स्टार्ट करके उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, लेकिन सर हम सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाने के लिए उसको किस तरह से हम पढ़ें कि हमारा उसमें इंटरेस्ट बने और हमारे लिए बहुत ईजिली हो जाए कि हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें उसकी हर चीज़ को? देखिए, सबसे पहले जब हम एक बड़े सफ़र में चलते हैं, एक मुश्किल रास्ता भी चुनते हैं, तो उसमें कुछ कांटे भी होंगे, कुछ फूल भी होंगे। आपको स्वीकार तो दोनों करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में आपका बहुत शानदार इंटरेस्ट बन रहा हो, कुछ चीज़ें आपको कई बार ज़बरदस्ती भी करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। यदि उसके बेसिक्स पे यदि आप काम कर लें, तो इसमें दोनों चीज़ ध्यान रखना है। एक है कि फंडामेंटल्स पे ज़रूर वर्क कीजिए और कनेक्ट करके पढ़िए, और जो पढ़ते हैं उस पर सोचिए, सोच करके लिखिए। ये दोनों, पढ़ना, सोचना, लिखना, ये तीनों चीज़ें साथ चलती हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ 2 घंटे पढ़ो, आधे घंटे सोचो, आधे घंटे लिखो। यदि इस फॉर्मूले तक पहुँच गए तो आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है, राइट। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये भी देखिए कि उसमें फंडामेंटल्स क्लियर है या नहीं है। दूसरी चीज़, जो कुछ कठिन भी लगे तो भी थोड़ा सा आप अपना मन लगाने की आदत डालिए। सर, अभी जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, उसमें मैं इकोनॉमिक्स को तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे थोड़ा भी समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ आप कुछ बताएं कि क्या किया जाए। हाँ, इकोनॉमिक्स के लिए अभी भी मैंने इसकी एग्जांपल दी थी कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप जैसे हायर कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी हो या हमारा जो बजट स्टेटमेंट है या बाकी सारी चीज़, इनको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप जब इकोनॉमिक्स की पढ़ाई है, इसकी आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको NCERT से भी क्लियर हो जाएंगी, जो सिंपल लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वहाँ से शुरुआत कीजिए आप। तो धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने की कोशिश कीजिए, you'll easily conquer it। थैंक यू सर। तो अथर जी, अपना ये यूज़फुल एक्सपीरियंस हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में आने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप भी हमारे साथ जुड़े और हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हें आपने खास टिप्स दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हमारे IAS एस्पिरेंट्स भी स्टूडियो में मौजूद थे। आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले हफ्ते फिर एक और नई कहानी के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।